हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ राम प्रसाद चंद्रा और आज हम लोग इन्फ्लेशन टाइप्स कैश एंड उसके मेजर्स का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। न्योक्लासिकल अर्थशास्त्री स्फीति को मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, वे मानते हैं कि मुद्रास्फीति एक विनाशकारी रोग है जो अर्थव्यवस्था या किसी भी व्यक्ति को मतलब उसका वित्तीय विनाश कर देती है। ठीक है, परंतु जब कीन्स की जनरल थ्योरी आई, ठीक है, और कीन्स की जनरल थ्योरी ने न्योक्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जो धारणा थी उसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, कीन्स की जो थ्योरी है अर्थात कीन्स जो है अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार को लेकर चलते हैं और उसके आधार पर जब मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि होती है, ठीक है, तब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है। ठीक, और जब समग्र मांग, एम्प्लॉयमेंट और उत्पादन में वृद्धि होती है तो कुछ समय पश्चात जो है वो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसे वह जो है अवरोध स्फीति, बोटलनेक इन्फ्लेशन या अर्धस्फीति, सेमी इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पीरियड 1950 के मध्य में जो स्फीति का सिद्धांत प्रचलित था वह कीन्स मॉडल पर आधारित था जो अति मांग सिद्धांत पर आधारित थे उनकी। ठीक है, परंतु जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसके पश्चात लोगों में मंदी की आशंका ने जन्म ले लिया। ठीक है, उनके मन में ये डर हो गया और भय हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दो आइडियोलॉजी का उत्पन्न हुआ। ठीक है, दो विचारधारा उत्पन्न हुई। पहला कास्ट पुल इन्फ्लेशन, जो कहते थे कि अर्थव्यवस्था में अति मांग होती ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, और इसी दौरान अमेरिका में चार फुल्ज के नाम से जो प्रसिद्ध है एक तीसरी विचारधारा या तीसरी थ्योरी आई, जिसको हम लोग डिमांड फिब थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब अमेरिका में बेरोजगारी और कीमतें बढ़ रही थी, उस दौरान जब इन दोनों विचारधाराओं के बीच में विवाद चल रहा था, तब A.W. फिलिप्स ने एक नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे हम फिलिप्स कर्व कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्फ्लेशन। इस प्रकार इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है, सामान्य शब्दों में बोले तो कीमत में वृद्धि हो जाना या महंगाई बढ़ गई। हम लोग जनरली शब्दों में यही कहते हैं। ठीक है, परंतु इकोनॉमिक वर्ड में हम कुछ दूसरा ही कहते हैं कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप या वृद्धि होती है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति में घट जाना या मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाना, इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इस संबंध में फ्रीडमैन, डिजनबरी, मैकडोनाल्ड, इन सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हुई है। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप यहाँ पर हमने उसके जो मुद्रास्फीति है उसके प्रकार बताए हुए हैं और मुद्रास्फीति के प्रकार को उसकी जो दर है ना, जो उसकी दर है उसके आधार पर चार भागों में डिवाइड किया गया है: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉल्किंग, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब जो जिसको हम क्या बोलते हैं, चलती हुई स्फीति बोलते हैं। ठीक है, या ये मान के चलिए मंद स्फीति या रेंगती स्फीति बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रेंगती हुई स्फीति या मंद स्फीति कहते हैं। इसका रेट जो है पर ईयर 3% होती है। इस रेट को जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक भी माना जाता है। ठीक है, वॉल्किंग स्फीति पर ईयर, इस स्फीति में 3 से 6% की वृद्धि होती है। ठीक है, 3 से 6% की दर से कीमतों में वृद्धि होती है। रनिंग इन्फ्लेशन में जो कीमत स्तर है उसमें 10 से 20% पर ईयर वृद्धि होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन या दौड़ती हुई बोलते हैं, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, यह जो है पूर्व अर्थात गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नेगेटिव होता है, मतलब इसका प्रभाव नेगेटिव होता है उनके ऊपर में। ठीक है, इस कंडीशन में मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पावरफुल मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी की ज़रूरत होती है इसको कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन जो है पर ईयर जो है 20 से 100% की दर से इसमें कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में मॉनेटरी पॉलिसी भी उसको कंट्रोल करने में फेल हो जाती है। ठीक, इसको हम लोग इन चारों प्रकार के इन्फ्लेशन को डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक्स अक्ष पर टाइम इन ईयर और वाई अक्ष पर प्राइस राइज इन परसेंटेज में दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमने 10 ईयर का पीरियड लिया हुआ है और 10 साल में हमने यहाँ पे चार अलग अलग कलर में अलग अलग रेखाएं प्रदर्शित की हुई है, ठीक है। जिसमें से सी जो है आपका मंदस्फीति, और डब्ल्यू जो है आपका चलती हुई स्फीति, आर आपका दौड़ती हुई स्फीति, और एच जो है आपका अतिस्फीति, ठीक है। इसको व्यक्त करते हैं इस तरीके से। इसमें 10 ईयर में जो कीमत में वृद्धि होती है, 10 ईयर में 30% जो कीमत में वृद्धि होती है उसको फी जो है व्यक्त करता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, ठीक है। और 10 सालों के दौरान में जो 50% की प्रतिशत से दर वृद्धि होती है उसको वाल्किंग स्फीति व्यक्त करती है। यहाँ पर यह रेखा जो है यह व्यक्त करती है गवर्नमेंट को यहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अपना उपाय करना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात जो है फिर कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आर जो है यहाँ पर आर जो है रनिंग इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है, जो 100% की 10 सालों में 100% की दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। एच जो है 120% की दर से वृद्धि हो रही है उसको व्यक्त अर्थात हाइपर इन्फ्लेशन। इस कंडीशन में क्या होती है, जितने भी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उन चारों इन्फ्लेशन को इन 4 रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया है 10 ईयर के पीरियड लेकर के, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके इन्फ्लेशन के कुछ कारण भी होते हैं, तो कारण क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। केस है इसके जो कारण है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अर्थात जो मांग को प्रभावित करते हैं वो, और दूसरा जो है सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक में मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि पहला, दूसरा है जो सार्वजनिक व्यय है उसमें वृद्धि, तीसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था, चौथा है सार्वजनिक ऋण का भुगतान, और पांचवा है आपका ब्लैक मनी, छठवां है आपका कमज़ोर या ये मान के चलिए कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसी तरीके से मुद्रा सप्लाई में देखते हैं हम तो शॉर्टेज ऑफ फैक्टर अर्थात संसाधनों की कमी, ठीक है, औद्योगिक झगड़े, ठीक, प्राकृतिक आपदाएं और निर्यात में वृद्धि, घटते प्रतिफल का नियम का लागू होना और अंतर्राष्ट्रीय कारण, ठीक। तो इस तरीके से ये सारे के सारी जो है इन्फ्लेशन लाने के प्रमुख कारण हैं, ठीक है, और इनके माध्यम से इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में आती है, ठीक। तो इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मॉनेटरी मेजरमेंट, फिस्कल मेजर और अदर मेजर्स करके, ठीक। तो इसमें हम मॉनेटरी में देखते हैं, मॉनेटरी सेक्शन में क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो बैंक दर सीआरआर वगैरह में कंट्रोल करती है, कीमतों में जो वृद्धि होता है उसको बढ़ा करके कम करके। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बार अभी हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन किया जा चुका है, ठीक है, जिसमें 1500 रुपये का नोट को क्या कर दिया गया, प्रचलन से बंद कर दिया गया था और उसके जगह में नई करेंसी जारी की गई थी। इशू ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में देखते हैं हम रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ठीक, अनावश्यक व्यय को कम करना, ठीक। इंक्रीज इन टैक्स में वृद्धि करना, बचतों में वृद्धि करना, अधिक बजट का उपयोग करना, ठीक है, और सार्वजनिक ऋण, ठीक। उसी तरीके से अदर मेजरमेंट में देखते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है, और विवेकपूर्ण या विवेक मजदूरी नीति का उपयोग करना, ठीक है, और राशनिंग और कीमत कंट्रोल, ठीक। इसके द्वारा हम अर्थात इस तरीके से इन तीनों जो मेजर्स हैं इसके द्वारा जो है गवर्नमेंट उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, और इन तीनों को एक साथ लागू किया जाना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्फीति, उसके प्रकार और उसके कारण, ठीक है, और उसको कंट्रोल करने का उपाय हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्फीति का चैप्टर रहा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।